नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन। तो अपवर्तन और परावर्तन की जानकारी आप लोगों को पहले से हो चुकी है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन की घटना कैसे घटती है। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ किसको बोलेंगे? यदि अपवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, यदि किसी भी माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, तो उसे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का माना गया है, एक उत्तल पृष्ठ होता है और एक दूसरा अवतल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ तो उत्तल दर्पण में हम लोग उत्तल से संबंधित जानकारी पहले देख चुके हैं। तो उत्तल पृष्ठ किसको बोलते हैं? यदि अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ये हो गया अपवर्तक पृष्ठ, देख लो जो उभरा हुआ है, तो इसे कौन सा पृष्ठ कहते हैं? उत्तल पृष्ठ। तो ये हो गया एक उत्तल पृष्ठ। दूसरा होता है अवतल पृष्ठ। तो अवतल में क्या पढ़े थे हम लोग? यदि अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, अपवर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, तो उसे अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक उत्तल पृष्ठ और एक अवतल पृष्ठ। अब देखो, ये हो गया उत्तल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ का ये हो गया मध्य बिंदु, यहाँ पे ये हो गया मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को इसमें ध्रुव कहा जाता है। तो ये हो गया ध्रुव। अब अगर ये एक गोले को काट के बनाया गया है, तो ये तय है कि ये एक गोले का हिस्सा है, और इस गोले का जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अवतल में देखो, ये गोला जो है इधर घुमा हुआ है, मतलब इधर से काट के लिया गया है, तो इसका जो केंद्र होगा इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। तो ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को अगर मिला दे तो मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी ये रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये सब हम दर्पण में पढ़ चुके हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है ये क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। चिन्ह परिपाटी आप लोग को दर्पण से स्पष्ट हो चुका है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होता है? निगेटिव, जस्ट लाइक ग्राफ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो r क्या आना चाहिए? अगर इस तरफ दूरी है तो पॉजिटिव, तो इसमें r ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। इसमें देखो r किस तरफ हो रहा है? इस तरफ। तो इस तरफ की दूरी जो है इसमें नापी जाएगी निगेटिव, तो इसमें r जो है पॉजिटिव होगा और इसमें r निगेटिव होगा। क्लियर है ये बात? तो अपवर्तक पृष्ठ, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। तो गोलीय पृष्ठ किसको कहेंगे? यदि माध्यम का अपवर्तक पृष्ठ गोलीय हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, उसे गोलीय पृष्ठ कहा जाने वाले हैं। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन या उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एग्जाम में पूछा जाने वाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें एक व्यंजक की स्थापना होगी। एग्जाम में ये मोस्टली टाइम 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखो, हमारे पास एक उत्तल पृष्ठ है, ये एस पी एस डेस। ये एक उत्तल पृष्ठ हो गया जिसका ध्रुव है P और वक्रता केंद्र है C। इसके दाईं ओर एक म्यू अपवर्तनांक वाला सघन माध्यम रखा हुआ है और इसके बाईं ओर एक विरल माध्यम है, जैसे मान लेते हैं इधर वायु है। क्लियर है? तो इस तरफ सघन माध्यम है और इस तरफ विरल माध्यम है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष में कहीं पे बिंदु आकार की कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट वो रखी हुई है। ठीक है? तो अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरण निकालते हैं? 2 किरण। देखो, ये पहली किरण जो ये सीधे वक्रता केंद्र की ओर आपतित हो रही है,
तो ये जो किरण वक्रता केंद्र की ओर आपतित हुई, ये बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल जाती है। तो ये सीधे आगे निकल गई। O से चलने वाली दूसरी किरण ये गई सीधे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है पॉइंट A, तो यहाँ पे ये आपतित हो गई। अब देखो ये वक्रता केंद्र है, अगर वक्रता केंद्र से ऐसे कोई लाइन खींच देते हैं सीधे, तो चूंकि अगर ये एक गोले का हिस्सा है, ये हो गया जैसे एक गोला, और केंद्र से कहीं पे भी अगर इसको टच करा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, त्रिज्या। और प्रमेय के अनुसार त्रिज्या हमेशा परिधि पे क्या होती है, लंब। तो ये जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे खींच लिया, ये हो गया लंब, तो ये अभिलंब का कार्य करेगा, तो इसको नाम दे देते हैं CN। क्या नाम दे दिए, CN। और ये जो CN है, ये CN काहे का कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, अभिलंब, नॉर्मल। तो ये हो गया एक अभिलंब। क्लियर है, तो ये अभिलंब हो गया। तो O से चलने वाली जो दूसरी प्रकाश किरण है, जो कहाँ पे आपतित हो रही है, बिंदु A पे, तो ये विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से। तो विरल से सघन में जब प्रवेश करती है तो क्या होती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण अभिलंब CN की ओर झुकेगी, तो ये झुकेगी और झुक के ऐसे ये इस रास्ते में चले जाएगी, और ये दूसरी अपवर्तित किरण। क्लियर है, O से चलने वाली पहली प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आपतित हुई, बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल गई। O से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण जो कहाँ आपतित हुई, A पे, चूंकि वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, अतः अभिलंब की ओर झुककर कौन से मार्ग का अनुसरण करिए, AI मार्ग का अनुसरण करिए। दोनों अपवर्तित किरण चूंकि कहाँ पे मिल रहे हैं, I पे, तो यहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है, तो यहां से यहां की दूरी, तो ये पृष्ठ से वस्तु की दूरी हो गई। तो पृष्ठ से वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, U से। ये हो गया वक्रता केंद्र की दूरी। तो वक्रता केंद्र की दूरी को क्या लेते हैं, R लेते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये हो गया प्रतिबिंब। तो पृष्ठ से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको किससे दर्शाते हैं, V से। तो ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगी, V। क्लियर है पूरा बात। O से चलने वाली पहली किरण जो वक्रता केंद्र में आपतित हो रही है, बिना विचलित हुए सीधे आगे निकल गई। तो ये हो गया पहला अपवर्तित किरण। O से चलने वाली दूसरी किरण जो कहाँ आपतित हुई, A पर आपतित हुई। चूंकि वो विरल से सघन में जा रही है, अतः अभिलंब की ओर झुककर AI मार्ग का अनुसरण कर रही है। और दोनों अपवर्तित किरण कहाँ पे मिली, I पे। तो यहाँ पे वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखो ये हो गया आपतित किरण, ये क्या हो गया, आपतित किरण। और ये हो गया अभिलंब। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, आपतन कोण। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपतन कोण प्राप्त हो गया। तो ये है आपतन कोण। नाम लिख लेते हैं इसका, OAN, एंगल OAN। ये हो गया आपतन कोण। ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये है अभिलंब, ये है अपवर्तित किरण, दोनों के बीच बनने वाला कोण ये क्या कहलाएगा, R, अपवर्तन कोण। तो ये हमको प्राप्त हो गया एक अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, एंगल। अब इसका भी नाम बना लेते हैं, CAI या IAC, जो लिखना चाहें, CAI। इसको किससे दर्शा देंगे, R से दर्शा देंगे। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एंगल मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लिए कि ये है एंगल अल्फा,
क्या मान लिए इसको? अल्फा। यहां पे मान लेते हैं एंगल बीटा, तो यहां पे एक एंगल ले लेते हैं, यहां पे भी एक एंगल ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे और एक को क्या ले लेंगे? गामा। तो चलो इसको ले लेते हैं गामा और इसको क्या ले लेते हैं? बीटा। तो ये अल्फा, बीटा और गामा। तो एंगल SOP, SOP इसको क्या ले लिए? अल्फा। ये वाला एंगल बीटा है, तो एंगल AIC ले सकते हैं, P ले सकते हैं, इसको क्या ले लेंगे? बीटा। और ये वाला एंगल एंगल SCP इसको क्या ले लिए? गामा। क्लियर है? तो ये आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बना ली, ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तक कोण बना ली, और अल्फा, बीटा और गामा चित्रानुसार यहाँ पे मान लेंगे। अब हम इसमें प्रयोग करेंगे स्नेल के नियम का। तो स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल का नियम म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। तो स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से म्यू इक्वल क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये लगा दिए यहाँ पे स्नेल का नियम। अब चूंकि इसमें क्या होता है, ये जो आई और आर है, आई और क्या है? आर है, इसका मान काफी कम होता है। तो कम होता है तो क्या करेंगे? इसमें साइन आई को मान लेते हैं आई, और साइन आर को क्या मान लेते हैं? आर। क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि आई और आर का मान काफी कम है। तो अब साइन आई को लिख देंगे आई, और साइन आर को क्या लिख देंगे? आर लिख देंगे। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल क्या आ जाएगा? म्यू आर। ये इसको मान लिए समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले व्यंजक स्थापना करने के लिए स्नेल का नियम लगाए, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। और आई और आर का जो मान है ये काफी कम होने के कारण इसको साइन आई को आई और साइन आर को आर मान लिए, और ये समीकरण 1 की प्राप्ति कर लिए। अब इसको दूसरा टारगेट रखेंगे कि अब हम आई और काहे का मान निकालेंगे? आर का, आई और आर का मान। तो इसके लिए प्रयोग करते हैं बहिष्य कोण प्रमेय। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है OAC, OAC। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? OAC। और इस त्रिभुज में कौन से प्रमेय का प्रयोग करने वाले हैं? बहिष्य कोण प्रमेय से, बहिष्य कोण प्रमेय। तो देखो ये हो गया हमारे पास, जैसे एक त्रिभुज समझने के लिए बना लेते हैं, ये वाला त्रिभुज OAC, OAC। और यहाँ पे है आई, यहाँ पे क्या है? अल्फा, यहाँ क्या है? गामा। तो बहिष्य कोण प्रमेय क्या होता है? बहिष्य कोण प्रमेय के अनुसार जो बाहर का कोण है बहिष्य कोण, अपने अंतः दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्य कोण के हिसाब से अगर देखा जाए प्रमेय से, तो आई इक्वल अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। तो ये मिल गया आई का वैल्यू। अब ऐसे ही क्या करेंगे? आर का वैल्यू निकालेंगे। तो ये है आर, आर इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा है। तो अब सेम ले लेंगे त्रिभुज CAI और इसमें भी लगा देंगे बहिष्य कोण प्रमेय। तो इस त्रिभुज को अगर देखोगे, इस त्रिभुज को भी अगर ऐसे अलग से बना लेते हैं समझने के लिए, तो ये CI और क्या है? ये A, यहाँ पे बना है R, यहाँ पे बना है बीटा, यहाँ पे बना है गामा। तो इसमें अगर बहिष्य कोण प्रमेय लगाते हैं तो ये हो गया बहिष्य कोण गामा। तो ये गामा हो गया गामा, और ये अल्फा और बीटा के योग के क्या हो जाएगा? बराबर, सॉरी आर और बीटा के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हमको निकालना है आर, तो इसको पक्षांतर दे दो। तो गामा माइनस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये आर। तो ये आई की वैल्यू मिल गई है और ये आर की वैल्यू मिल गई। इसको
इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब इसको पुट कर देंगे तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, ये आ गया इक्वल म्यू, और इस आर की जगह में क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू गामा माइनस बीटा, तो ये आ गया गामा माइनस बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा और गामा ये तीनों का मान निकाल के यहाँ पे पुट करना है। काहे काहे का मान निकालना है, अल्फा बीटा और गामा का मान निकालेंगे। तो ये समीकरण 2 हमको प्राप्त हो चुका है, अल्फा प्लस गामा इक्वल म्यू, गामा माइनस बीटा। अब अल्फा बीटा और गामा का मान निकालते हैं। तो चूंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो पहला एंगल जैसे निकाल रहे हैं अल्फा, तो पहला एंगल क्या फाइंड करने वाले हैं, अल्फा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये एंगल है, तो ये यहाँ पे चाप बन गया एबी, और ये दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। एंगल के सामने ये चाप हो गया एबी, और त्रिज्या का काम कौन करेगा, ओबी। तो ये निकल गया अल्फा। अब निकालेंगे बीटा, तो ऐसे ही बीटा निकालते हैं। तो ये है बीटा, तो इसके सामने ये चाप, तो ये चाप हो गया एबी, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ की दूरी ले लेंगे, ये त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या पी आई। ऐसे ही गामा निकालते हैं, कोण इक्वल चाप बटे त्रिज्या से। तो देखो ये है एंगल गामा, ये है गामा, तो इसके सामने ये है चाप एबी, और यहाँ से यहाँ की दूरी त्रिज्या का काम करेगी। तो ये निकल गया अल्फा बीटा और गामा। इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, एपी अपॉन ओपी, प्लस गामा की जगह क्या आ जाएगा, एपी अपॉन पीसी, ये आ गया इक्वल म्यू। यहाँ पे गामा की जगह क्या आ जाएगा, एपी अपॉन पीसी, तो ये आ गया माइनस बीटा की जगह एपी अपॉन पी आई, ये आ जाएगा। तो ये प्राप्त हो गया। अब ये प्राप्त हो गया, तो अगर इसमें से एपी कॉमन और एपी कॉमन निकाल ले तो एपी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 1 अपॉन ओपी प्लस 1 अपॉन पीसी म्यू, 1 अपॉन पीसी 1 अपॉन पी आई, ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओपी, तो ये है ओपी, तो ये पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी है। तो अगर देखोगे तो ओपी जो है पृष्ठ से वस्तु की दूरी है, तो क्या नापेंगे इसको, यू से। और इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो इस तरफ अगर नाप रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, तो इस तरफ क्या लेते हैं, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा। एक डिस्टेंस है पीसी, तो ये है पीसी वक्रता त्रिज्या, और इस तरफ नाप रहे हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। एक है पी आई, पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये पी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इनको अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो गई माइनस यू, ये हो गया प्लस आर म्यू, ये हो गया आर, और ये हो गया वी। अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो यहाँ आ जाएगा म्यू बाई आर, म्यू बाई वी। क्लियर है? क्या करेंगे, इसमें आर आर को एक तरफ कर देंगे और बाकी को एक तरफ, तो इस आर को उधर ले जाएंगे और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो जब ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे देख लो, ये म्यू बाई आर, म्यू बाई आर, ये जब इधर आ जाएगा तो -1 बाई आर हो जाएगा। इसको ले जाते हैं इस तरफ, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू बाई वी -1 बाई यू।
तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, इसमें एक एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे, आर। तो ये एलसीएम हो गया। तो यहाँ म्यू माइनस 1 म्यू बाई बी माइनस 1 बाई यू, ये व्यंजक की प्राप्ति हो गई। तो ये है उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। तो फाइनली ये फार्मूला हमको प्राप्त क्या हो रहा है, देखो वहां पे म्यू माइनस 1 बाई आर इक्वल म्यू बाई बी माइनस 1 बाई यू। तो यही अपवर्तन पृष्ठ के लिए उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन के लिए सूत्र है। क्लियर।